खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, अमरीश बालिगा और सना सिक्योरिटीज के फाउंडर रजत शर्मा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इस शो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडियन प्रॉफिट लीग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अमरीश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और आपसे राय लेना चाहूंगी। सर, क्या व्यू होगा आपका इन लेवल्स पर? स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की तो बातें करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैक्रो व्यू देखें तो काफी अनसर्टेनिटी है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर। कच्चे तेल और गैस के सप्लाई को लेकर काफी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है भारतीय बाजारों पर। इसी के साथ इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होगा, कई सारे सेक्टर्स पर इम्पैक्ट होगा। लेकिन मोटा मोटी अगर ब्रॉडर व्यू देखें तो क्या लगता है कब तक इसका इम्पैक्ट होगा और कब तक इंडियन इक्विटी मार्केट्स पर इसका असर दिखेगा? देखिए, जब भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं और इतना जब बड़ा इश्यू हुआ है, इसका तो क्लियरली इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगा एज वेल एज मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स। तो इसीलिए हम लोग ने देखा है कि लास्ट इतने हफ्तों में द वे द मार्केट्स हैव क्रैक्ड, क्लियरली डर है, पैनिक है मार्केट में। पर मैं बोलूंगा कि इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, जब भी इस टाइप के इश्यू होते हैं वो सबसे बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहता है। केवल आपको फंड्स चाहिए लेने के लिए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पेशेंस चाहिए होल्ड करने के लिए, और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जो भी स्टॉक्स आप ले रहे हो, ताकि जब भी और भी गिरे तो नीचे के लेवल में और भी एक्यूमुलेट करे। क्योंकि इफ वन इज होल्डिंग ऑन फॉर द नेक्स्ट 12 to 15 months, आई एम क्वाइट श्योर कि यहां से काफी अच्छे लेवल्स मिलेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने इस टाइप का पैनिक देखा था कोविड में, और जिन्होंने लिया था आई थिंक दे हैव मेड मल्टी बैगर्स। तो आगे जाके द वे इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, श्योरली यहाँ से मार्केट्स काफी बेहतर रहेंगे। पर ये सिचुएशन कितना दिन चलेगा ये तो बोलना मुश्किल है। आई मीन, आई डोंट नो वेदर इट गेट ओवर इन द नेक्स्ट 2 days और वेदर इट गेट ओवर इन द नेक्स्ट 2 months। पर श्योरली आई मीन, इफ यू टॉकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म, मुझे लगता है कि ये काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और इस लेवल पे यदि आपके पास कैश है और आप नहीं ले रहे हो तो मुझे लगता है कि आप कभी भी नहीं लोगे। बिल्कुल। तो ये राय मिस्टर बलीगा से आती हुई कि लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो काफी अच्छा मौका है। और हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो जब भी मार्केट ने इतने सिवियर करेक्शन दिए हैं तभी हमेशा ही इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया है। तो ये राय आती हुई एक और मैक्रो सेटअप व्यू ले लेते हैं। मिस्टर बंदोपाध्याय, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या व्यू होगा आपका? क्या आपको लगता है कि एसेट एलोकेशन के पर्सपेक्टिव से ये ऐसा टाइम है कि एक्विटीज का एलोकेशन शायद बढ़ाने का अच्छा मौका होगा इन करंट लेवल्स पर? देखिए, मैं अम्बरीश जी से बिल्कुल सहमत हूँ। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का। बहुत सारे ऐसे दिग्गज शेयर्स हैं जो निफ्टी 50 के अंतर्गत है, जहां पे बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है, और ये निवेशक के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अनडाउटेडली बन रहा है। अब रही बात पोर्टफोलियो बनाने की, तो मैं मानता हूं कि 2026 बहुत ही वोलेटाइल साल रहेगा। एक तो ये वेस्ट एशिया का वार रिलेटेड जो समस्या है वो चल रहा है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स हैं। अब हम लोग भूल गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, पर एक टैरिफ लेके भी बहुत बड़ा एक समस्या चल रहा है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये इस नजर में रखते हुए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। और इसमें इक्विटी के अलावा बॉन्ड्स, कमोडिटीज और भी तरह तरह के चीज इकट्ठा करना, जैसे रीट, इनवेट, ये सब इकट्ठा करना जरूरी होगा। तो पोर्टफोलियो बनाने के हिसाब से बहुत ही क्रिटिकल साल है। सिर्फ इक्विटी में फोकस करना या सिर्फ कमोडिटी के फोकस करना सही नहीं होगा। हाँ, अभी जो माहौल है, इक्विटी में थोड़ा वेटेज ज्यादा बढ़ाने का बिल्कुल समय है। ठीक है, तो ये व्यू आता हुआ बाजार पर। लेकिन इस बीच मिस्टर शर्मा, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। कोई सेक्टोरल व्यू अगर आप हमें दे पाए, कंपनी स्पेसिफिक आइडिया से तो पर तो हम चर्चा करेंगे तीनों मेहमानों से, लेकिन ब्रॉडली अगर कोई सेक्टर में वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से आपको कोई ऐसा सेक्टर लग रहा है जो काफी आकर्षक है इन लेवल्स पर? बिल्कुल, इस मार्केट में मुझे आई थिंक टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। आई थिंक अभी काफी सारे इन्वेस्टर्स बहुत कंफ्यूज हैं इस ईरान वॉर को लेके, तो काफी पैसा मूव हो रहा है एनर्जी, ऑयल एंड गैस में, तो वहां पे वैल्यूएशंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं फॉर नो रीजन रियली। उसका कोई वजह नहीं है, बट वो इतना पॉपुलर ट्रेड हो गया। काफी सारे सेक्टर्स में
बिना बात के वैल्यूएशन बढ़ गए हैं। डिफेंस में पहले ही बढ़े हुए थे, ऑयल एंड गैस में अब बढ़ते जा रहे हैं। बट इसी के बीच अगर आप देखो तो 2-3 सेक्टर जो कोर सेक्टर है इकोनॉमी के, वो काफी अच्छे वैल्यूएशन पे हैं। टेक्नोलॉजी मेरा फेवरेट है इस टाइम, बिकॉज वो अपने 10-15 साल के सबसे नीचे के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। और हमने देखा है जो एआई को लेके फियर था, जो डर था, वो काफी अनफाउंडेड है। अगर आप बड़ी कंपनियां देखें इंडिया की, उनको बहुत लार्ज डील विंस मिले हैं पिछले Q3 में, वेदर इट्स टीसीएस और इन्फोसिस, सबको काफी डील विंस मिल रहे हैं। तो आई थिंक काफी ज्यादा जो एआई की वजह से, फियर की वजह से टेक्नोलॉजी में करेक्शन आया था, वो काफी अभी इग्नोर होता जा रहा है, बिकॉज बहुत ही इग्नोर्ड सेक्टर हो गया है। तो आई थिंक अगर एक सेक्टर आप मुझसे पूछो तो टेक्नोलॉजी मेरा फेवरेट है इस टाइम। एआई को लेकर काफी गिरावट भी दिखी है पिछले कुछ दिनों में, काफी चिंताएं रही है आईटी सेक्टर को लेकर, जिसके चलते वैल्यूएशंस अब अट्रैक्टिव लेवल्स पर आ गए हैं। और रजत शर्मा का व्यू है कि आईटी पर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस नजर आ रहे हैं इन लेवल्स पर। ठीक है, अब सभी मेहमानों से कुछ आइडियाज, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेने का समय हो चुका है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर अगले 5 से 7 साल के नजरिए से काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है इन लेवल्स पर, और अगर आप इन स्टॉक्स में निवेश करेंगे तो काफी अच्छे पैसे भी बन सकते हैं। मिस्टर बलीगा, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, आपके टॉप 2 स्टॉक्स कौन से होंगे जहां पर इन लेवल्स पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं? फंडामेंटल व्यू क्या होगा? देखिए, टॉप 2 स्टॉक्स में पहला स्टॉक है मेरा केन्स टेक्नोलॉजी, जो एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सप्लाई करते हैं टू मल्टीपल इंडस्ट्री वर्टिकल्स जैसे ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल, रेलवेज और मेडिकल में। 500 प्लस कस्टमर्स हैं, एमएनसीज भी हैं अक्रॉस 30 प्लस कंट्रीज, और अभी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इनटू ओसैट, विच मींस आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट। पहला पायलट प्लांट भी रेडी है, ऑपरेशनल है। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क भी इनका काफी कम है, और रिसेंटली सील एसक्यू के साथ एक जेवी बनाया है फॉर सॉवरेन इंडियन पोस्ट क्वांटम सेमीकंडक्टर। ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। Q3 के नंबर्स थोड़े वीक थे, पर स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर ग्रोथ विजिबिलिटी है, और ऑर्डर बुक पोजीशन रोबस्ट है एट अबाउट 9,072 करोड़। तो एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY28 करीब 125 का है, तो इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 5,000 का केन्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक है मेरा वो है सेजिलिटी, जो प्रोवाइड करती है ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजी सर्विसेज टू हेल्थ केयर सेक्टर, मेनली इन यूएस बेस्ड, और हैंडल करते हैं मेंबर एंगेजमेंट सर्विसेज, क्लाइंट मैनेजमेंट, प्रायर ऑथराइजेशन सपोर्ट और रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। 81 क्लाइंट्स हैं इनके, और नियरली 12 क्लाइंट्स इस साल ही ऐड हुए हैं। और सेजिलिटी का ग्रोथ काफी अच्छा रहा लास्ट एक साल में। Q3 रेवेन्यू करीब 1,971 करोड़ रहा, विच इज 36% YOY ग्रोथ। EBITDA margins भी इंक्रीज हुए, PAT also increased by about 23%। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ मुझे काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफी इंकरेजिंग है। और एज पर मैनेजमेंट व्यू, ऑल्सो द एनालिस्ट व्यू इज अबाउट 10,000 करोड़ बाय FY28, और रुपी डेप्रिसिएशन भी इनके लिए पॉजिटिव है। एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY28 के लिए 3 रुपीज का है, और टारगेट प्राइस बनता है 54 का। ठीक है, तो सेजिलिटी इंडिया पर खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई मिस्टर बलीगा से 54 रुपए प्रति शेयर का यहाँ पर टारगेट उन्होंने दिया है। और इसके अलावा केन्स टेक, यहाँ पर भी खरीदारी की राय, लॉन्ग टर्म का नजरिया काफी पॉजिटिव, 5,000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। तो 2 आइडियाज हमने ऑलरेडी मिस्टर बलीगा से ले लिए हैं। लेकिन मिस्टर बंदोपाध्याय, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। आपके 2 पिक जो आप हमारे साथ शेयर कर पाए, जहां पर आपको लगता है कि 3 के 5 साल से नजरिए से काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैं जो निफ्टी 50 के 2 शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। मुझे लगता है दोनों ही बहुत एक ऐसा पोजीशन में है जहां पे खरीदारी का मौका बन रहा है निवेशक के लिए। पहला शेयर लार्सन एंड टुब्रो, यहाँ पे बहुत जबरदस्त करेक्शन हुआ है वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के साथ साथ। लार्सन टुब्रो का लगभग 37% ऑर्डर बुक वेस्ट एशिया में है, और ये प्रॉफिटेबल ऑर्डर बुक है। तो वेस्ट एशिया में जो समस्याएं चल रही हैं उसके कारण इस मार्केट में चिंता है, और इसीलिए करेक्शन देखने को मिला है। पर कंपनी की तरफ से बयान आया है कि 95% जो उनके साइट्स हैं वेस्ट एशिया में, वहां पे कामकाज ठीक ठाक चल रहा है, कोई इंटरप्शन नहीं है। हाँ, सप्लाई चेन को लेके थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, और शायद प्रॉफिटेबिलिटी पे भी थोड़ा असर आएगा इस क्वार्टर में। पर ओवरऑल मैं ये मानता हूं कि इतना जबरदस्त करेक्शन होने के बाद
अगर निवेशक खरीदारी करे तो एक साल के लिए 4,500 रुपए का टारगेट रख के चल सकते हैं। हम लोगों को लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद एक तो जो एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूशन है वो चलता रहेगा, दूसरा शायद उनको और भी नए बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि वेस्ट एशिया में लार्सन टुब्रो वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कैपिटल गुड सप्लायर्स हैं, तो ओवरऑल इनका प्रोस्पेक्ट आने वाले दिनों में बहुत अच्छा है। तो ये डिप जो है ये खरीदारी का मौका है लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करूंगा ये भी लार्ज कैप यूनिवर्स में है और Q3 में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। मैं इंडिया का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। बेहतरीन परफॉर्मेंस Q3 में था। एसेट क्वालिटी कंटिन्यूअसली इंप्रूव हुआ है, सारे सब्सिडियरीज जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और आगे चल के शायद कुछ वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना भी है सब्सिडियरीज के लिस्टिंग के जरिए। इसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है और हम लोगों को लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी और क्रेडिट ग्रोथ दोनों बढ़ता रहेगा। अब ये वार के कारण जो डिसरप्शन होगा वो कुछ दिनों के लिए ही होगा। ओवरऑल लंबी अवधि के लिए निवेशक को यहाँ पे खरीदारी जरूर करना चाहिए। एक साल के लिए निवेशक यहाँ पे खरीदारी करे और ये डिसरप्शन के आगे का फ्यूचर देखे। वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी अट्रैक्टिव लेवल पे कामकाज कर रहा है। 1,250 रुपए का टारगेट एक साल के लिए खरीदारी करें। ठीक है, तो SBI पर खरीदारी की राय, वैल्यूएशन का पर नजरिया देखें तो काफी पॉजिटिव और डिस्ट्रप्शन के बाद काफी अच्छा स्टॉक परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। ये राय मिस्टर बंदोपाध्याय से आती हुई 1275 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर SBI पर आता हुआ और इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो जैसे उन्होंने बताया करीब 40% एक्सपोजर है उनका मिडिल ईस्ट में, जिसके चलते स्टॉक में वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के टूटने के बाद भारी भरकम गिरावट दिखी है। तो इन लेवल्स पर नजरिया पॉजिटिव। हाँ, शॉर्ट टर्म में डिस्ट्रप्शन नजर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के व्यू से देखें तो अभी भी कंपनी फंडामेंटली काफी साउंड है और इसी के चलते खरीदारी की राय 4,500 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य अगले एक साल में नजर आ सकता है। ये राय L&T पर आती हुई। मिस्टर शर्मा, अभी मैं आपके पास आऊंगी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया अगर आप हमें दे पाए। जैसा मैंने बताया कि मेरे को टेक्नोलॉजी सेक्टर इस टाइम बहुत अच्छा लगता है, तो आई थिंक टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो स्टॉक बिल्कुल जिसको मैं कहूँगा नो ब्रेनर स्टॉक है इस टाइम, आई थिंक TCS टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, बिकॉज ये स्टॉक 26 से 30 के मल्टीपल पे ट्रेड किया करता था। 4,500 रुपए का था आज से 2-3 साल पहले तक। ये भी 2,400 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और करंट इसका अभी का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल 17-18 के करीब है। तो 26-30 के मल्टीपल पे जो ट्रेड करता था वो भी आपको 17-18 पे मिल रहा है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितना सस्ता हो गया इस शेयर, 4,500 रुपए से गिर के 2,400 रुपए। और आई थिंक जैसा मैंने बताया था कि सबसे बड़ा फियर आईटी का था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपैक्ट होगा पुरानी लेगेसी आईटी कंपनीज पे, जो कि देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। बिकॉज अगर आप TCS की बात करें तो इनकी अगर आप ऑर्डर बुक देखें और जो डील विंस इनकी रही हैं पिछले क्वार्टर में, $644 मिलियन का इन्होंने ट्राइएग यूरोप के एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें काफी आने वाले 10 साल तक के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेंगे। नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS UK के साथ इनका 5 साल का करार हुआ है, वो भी AI लेड ट्रांसफॉर्मेशन का है। इंडिया में BSNL के साथ ये कुछ बड़ी डील विंस हैं जो इनको मिली हैं रिसेंटली। तो जिस मल्टीपल पे भी ये ट्रेड कर रहा है वहां से मेरा मानना है बहुत ही एक शार्प बाउंस बैक आना चाहिए स्टॉक में। और करंटली बिल्कुल कभी ऐसा सुना नहीं पहले कि 2.5-3% के बीच में डिविडेंड यील्ड हो टेक्नोलॉजी कंपनीज की, जो इतनी फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती हैं। इसके अलावा यूके के रिटेलर मॉरिसन के साथ, टेलीकॉम मेजर टेलीनॉर के साथ, काफी कंपनीज के साथ इन्होंने AI ट्रांसफॉर्मेशन की नई डील विंस की हैं, करीब 8 से 9 पिछले 6 महीने में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना खराब लग रहा था काम होगा आईटी कंपनीज के लिए, वैसा होता नहीं दिख रहा। तो TCS इज वन ऑफ द स्टॉक्स। मैं अपने टारगेट का बता दूं, मैं स्टॉक्स वही ऐड करता हूं जो मुझे लगता है यहां से 20% CAGR पे अगले 5 से 7 साल तक ग्रो कर सकते हैं। और TCS डिस्पाइट द फैक्ट, बावजूद इसके कि बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे लगता है ये इस रेट पे आराम से यहां से ग्रो कर सकती है। दूसरा मेरा जो स्टॉक है वो एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, विंडलास बायोटेक। ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कोई कर्जा नहीं है कंपनी पे। 1,600 करोड़ का मार्केट कैप है। करीब 65 से 70% रेवेन्यू इनका कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग से आता है।
इस कंपनी में सबसे अच्छी चीज क्या है कि इन्होंने अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ाई है, करीब 40% तक अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली है। और जैसे जैसे वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे इनके ऑर्डर्स बढ़ेंगे जो इनको मिल ही रहे हैं, तो आई थिंक इनके टॉप लाइन ग्रॉस पे काफी ज्यादा उसका इंपैक्ट आएगा और काफी इनका रेवेन्यू अच्छा होने वाला है। अभी बहुत अच्छे मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, 22 के करीब इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, जो कि इसको काफी अगर आप बड़ी फार्मा कंपनीज के साथ भी कंपेयर करें तो काफी अट्रैक्टिव बनाता है इसको। विंडलास बायोटेक जो दूसरा शेयर है मेरा, इस प्राइस पे मैं इसको ऐड करूंगा। एक चीज मैं और बताऊं, फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे हैं अक्रॉस द बोर्ड, बिकॉज वो टैरिफ को लेके जो दिक्कतें थी, जबकि यूएस ने कई बार बोला कि इंडियन फार्मा पे कोई बहुत ज्यादा टैरिफ नहीं लगेगा। डिस्पाइट दैट विंडलास बायोटेक भी ऐसा एक होता है कि एक सेक्टर गिर रहा है तो उस सेक्टर की सारी कंपनियां गिरने लग जाती हैं। विंडलास बायोटेक का यूएस में कोई एक्सपोर्ट है ही नहीं। इट्स 97% ऑफ रेवेन्यू इनका, 96-97% रेवेन्यू इनका इंडिया से ही आता है। तो बहुत ही डोमेस्टिक स्टोरी है जो कि मेरे को अच्छी लगी इनके बारे में बात। इंक्रीजिंग डिमांड और उसके साथ साथ इंक्रीजिंग कैपेसिटी, डेट फ्री कंपनी, वेरी गुड स्टॉक। ठीक है, डेट फ्री कंपनी और नजरिया काफी पॉजिटिव, और जैसे मिस्टर शर्मा ने बताया 20% से ज्यादा अपसाइड दोनों ही स्टॉक्स में नजर आ सकता है। आईटी सेक्टर पर इन एनी केस उनका नजरिया पॉजिटिव है और आईटी मेजर टीसीएस पर उन्होंने खरीदारी की राय दी। और दूसरा स्टॉक उन्होंने फार्मा सेक्टर से बताया, विंडलास बायोटेक, जहां पर डेट फ्री कंपनी है, 1600 करोड़ के मार्केट कैप की ये कंपनी। लेकिन मिस्टर शर्मा, हमने कई सारे स्टॉक्स की तो बात कर ली, लेकिन इंडियन प्रॉफिट लीग ये शो का नाम है, तो आईपीएल की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल और पिछले कुछ दिनों में काफी सारी डील्स भी अनाउंस हुई है आईपीएल में। कौन सी टीम को फॉलो करते हैं आप? मैं पहले एक चीज की करेक्शन कर दूं, मेरा टारगेट इनमें 20% ऊपर का नहीं है। मैंने कहा मैं स्टॉक्स वो देखता हूं जो मुझे लगता है यहां से 20% के करीब ±4%, 20% CAGR पे अगले 4-5 साल तक ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट आप उससे अपने आप अंदाजा लगा लीजिए। जहां तक आईपीएल का सवाल है, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से उसको देखता नहीं हूं, क्योंकि मुझे कभी समझ नहीं आया कि जो प्लेयर आज एक टीम में खेल रहे हैं वो कल किसी और टीम में खेल रहे होते हैं। तो ना आप अपने फेवरेट प्लेयर्स चुन सकते हो, ना अपनी फेवरेट टीम चुन सकते हो। अगर इंडिया का ही मैच खेल रहा हो तो मैं वो बहुत फॉन्डनेस के साथ देखता हूं, आई रियली लाइक इट। बट आईपीएल उसमें कोई लॉयल्टी नहीं है। तो आप वहां जाइए, टीवी लगाइए, दोस्तों के साथ बैठिए, कुछ खाना वाना ऑर्डर कीजिए, किसी भी टीम को फॉलो कर लो, एक ही बात है, बिकॉज अगले साल कोई लॉयल्टी नहीं है, आपके प्लेयर सारे बदल जाएंगे। सो जो अच्छा लगे उसको फॉलो करो। बिल्कुल, लोग काफी एंजॉय करते हैं और अभी तो बिजनेस ऑफ आईपीएल भी काफी बड़ा हो चुका है। 16,500 करोड़ में ये फ्रेंचाइजीज बिकी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स। तो काफी बड़ा बिजनेस है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी काफी आता है। मौज मजे के साथ तो लोग देखते ही है, लेकिन उसका बिजनेस भी काफी अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर बलीगा, आपने 2 आइडियाज दिए थे, केन्स टेक और सिजिलिटी इंडिया। इसके अलावा और कोई सेक्टर से और कोई स्टॉक जहां पर आपको लगता है कि निवेश के मौके बनेंगे इन लेवल्स पर? इनफैक्ट और भी 2 आइडियाज हैं। एक है EMS लिमिटेड, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो प्रोजेक्ट्स मैनेज करते हैं वाटर और वेस्ट वाटर स्पेस में, जैसे लेइंग सुअर नेटवर्क्स, सेटिंग अप वाटर सप्लाई सिस्टम्स, बिल्डिंग सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। पूरा एंड टू एंड काम होता है इनका, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइन एंड इंजीनियरिंग टू एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ज्यादा प्रोजेक्ट्स इनके आते हैं गवर्नमेंट से पब्लिक इंफ्रा के लिए, स्पेशली स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए। और अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 2200 करोड़ का है, 4000 करोड़ के ऑर्डर्स पाइपलाइन में है। टेम्पररी वीकनेस तो देखा था एग्जीक्यूशन साइकिल में, और इसीलिए एबिटा मार्जिन्स ड्रॉप हुए थे टू 10%, और इसीलिए स्टॉक भी काफी करेक्ट किया है। पर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है ऑफ एबिटा मार्जिन्स अगेन बाउंसिंग बैक टू 22% टू 23% इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, तो ये पॉजिटिव रहेगा। एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY28 करीब 38 रुपीज का है, तो मेरा टारगेट प्राइस बनता है 380 का। और चौथा और लास्ट जो स्टॉक है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, एक लीडिंग इंटीग्रेटेड कार्बन और स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है, कोलकाता बेस्ड। इनका पूरा कार्बन वैल्यू चेन है, राइट फ्रॉम कोल टार डिस्टिलेशन टू डाउनस्ट्रीम ऑफरिंग्स जैसे कार्बन ब्लैक, लिक्विड कोल टार पिच और स्पेशलिटी ऑयल्स। कैटर करते हैं टू डाइवर्स इंडस्ट्रीज जैसे टायर्स, एल्यूमिनियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा। और स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का कैपेसिटी इन्होंने अभी रिसेंटली इंक्रीज किया है टू 1,30,000 टन पर एनम, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट कैपेसिटी है। और अभी बिल्ड कर रहे हैं इंडिया का फर्स्ट
लार्ज स्केल लिथियम आयन फॉस्फेट कैथोड एक्टिव मटेरियल प्लांट, और ये एक की मटेरियल है लिथियम आयन बैटरी सप्लाई चेन के लिए, और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एक्सपोर्ट मार्केट में। और हाल ही में इन्होंने बिरला टायर्स भी टेक ओवर किया था, रीलॉन्च किया है अभी, तो ये शायद ऐड करेगा बॉटम लाइन को फ्रॉम FY28 ऑनवर्ड्स। और काफी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ईवी बैटरी वैल्यू चेन में, तो नेक्स्ट 2 साल में मुझे लगता है कि मैंने इसका भी बेनिफिट मिलना चाहिए और ये एक ट्रिगर रहेगा। Q3 के अर्निंग्स काफी अच्छे थे, 35% ग्रोथ इन पैट YOY, और एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव हुए टू 22%। तो एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY27 करीब 18 रुपीज का है, तो यहाँ पे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 630 का। ठीक है, तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल और EMS इन दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय आती हुई 630 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पर और 380 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य यहां पर EMS लिमिटेड, इन दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय आती हुई। लेकिन मिस्टर बंदोपाध्याय, आपने SBI और L&T इन दोनों स्टॉक्स पर राय दी थी, इसके अलावा कोई और स्टॉक? एक स्मॉल कैप कंपनी का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र में काम करता है, दिग्गज कंपनी है अपने क्षेत्र का, यूरेका फोर्ब्स। यहाँ पे कुछ दिन पहले मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है और उसके बाद एफिशिएंसी कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। और जो सेगमेंट में नीश सेगमेंट में काम करते हैं, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर और वैक्यूम क्लीनर, और ये तीनों सेगमेंट में लगभग लीडरशिप, अच्छा खासा लीडरशिप पोजीशन है इस कंपनी का, और कंटिन्यूअसली इनका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है। एक तो ऑर्गेनिक भी बढ़ रहा है, दूसरा इनके कामकाज, इनका एफिशिएंसी से भी अपने प्रोडक्ट का अपने क्षेत्र में बढ़ रहा है। हम लोगों को लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा बेट होगा अगर हम यूरेका फोर्ब्स करंट लेवल पे खरीदे। 600 रुपया का टारगेट 1 साल के लिए रख के यहाँ पे निवेश जरूर किया जा सकता है। थोड़ा बहुत करेक्शन ये वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण हुआ है और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने का। तो यूरेका फोर्ब्स 600 रुपए का लक्ष्य अगले 1 साल में नजर आ सकता है। ये कुछ आइडियाज मिस्टर बंदोपाध्याय से आते हुए, लेकिन इस बीच मिस्टर शर्मा मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। IT सेक्टर से TCS और इसके अलावा फार्मा सेक्टर से विनलस बायोटेक, इन दोनों कंपनियों पर तो हमने चर्चा की, लेकिन इसके अलावा और कोई स्टॉक, बैंकिंग सेक्टर पर आपका कोई नजरिया? जब आप पुराने इतिहास को बिल्कुल, मुझे छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी पसंद है, बिकॉज इजी टू अंडरस्टैंड, उनकी बैलेंस शीट्स और अकाउंट्स पढ़ने बहुत आसान होते हैं। मैंने अभी रिसेंटली फेडरल बैंक को बहुत क्लोजली स्टडी किया था। ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एज आई सेड, छोटा बैंक है, केरला बेस्ड बैंक है, बट इनका जो लेटेस्ट इनिशिएटिव है, जिसको इंटरनली दे कॉल इट, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ब्रेक थ्रू, और वो अपनी एनालिस्ट कॉन कॉल्स में, मीटिंग में, हर जगह इसको मेंशन भी करते हैं। इनका प्लान है केरला से बाहर एक्सपैंड करना। करीब 140 ब्रांचेस इनकी हो गई हैं NCR रीजन अलोन में, और ये 10-11 के मल्टीपल पे ट्रेड करता था, अब ये 15 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक री रेटिंग हुई है स्टॉक पे, जिसकी वजह से पीछे स्टॉक काफी चला भी था। मैं एक्सपेक्ट करता हूं, और इनका अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से 20% के करीब CAGR पे प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, और मेरा मानना है ये CAGR 20% के हिसाब से ग्रोथ चलती रहेगी, बिकॉज काफी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ केरला। मुझे लगता है ये एक स्टॉक है जो इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में, अगर आप पूरे बैंकिंग सेक्टर को देखो तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक इज माय फेवरेट, अगर मैं टॉप डाउन अप्रोच लूं, और उसके अंदर छोटे प्राइवेट बैंक्स में ये सबसे वेल प्लेस्ड स्टॉक, अगर मैं बोलूं फेडरल बैंक इस प्राइस पे, तो फेडरल बैंक इस प्राइस पे ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो इन लेवल से प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक पर खरीदारी की राय मिस्टर शर्मा से आती हुई, और इसके अलावा TCS और विनलस बायोटेक, इन दोनों स्टॉक्स पर भी हमने चर्चा की थी। लेकिन मिस्टर शर्मा, मिस्टर बंदोपाध्याय और मिस्टर बलिगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए, 18 स्वदेश पर हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए, और कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे इन्वेस्टर्स को बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।